गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धीरज आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि जिस विषय में आप अभ्यास करें उसमें आपको निपुणता प्राप्त हो। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एक भिखारी था, दोनों आँख का अंधा था और उसके दिमाग में एक बात चली कि मुझे भिक्षा मांगनी चाहिए। अब भिक्षा मांगने के लिए वो निकलता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब जब इंसान ही उसे नहीं दिखाई देता तो वो भिक्षा मांगे तो किससे मांगे। तो उसने एक नेम प्लेट बनवाई और उस नेम प्लेट पे लिखवाया कि कृपया मैं अंधा हूँ और मेरी मदद करो। और वो नेम प्लेट लेके एक सड़क के किनारे बैठता है। बीच बीच में लोग आते हैं, उसको एक आध रुपये 2 रुपये देते हैं। इस प्रकार उसे सुबह से शाम तक 50 रुपये 100 रुपये मिलते हैं। इसमें उसका दैनिक खर्चा अच्छे तरीके से निर्वाहन नहीं हो रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत पढ़े लिखे इंसान से होती है और वो इंसान बोलता है कि बाबा मुझे आपकी नेम प्लेट चाहिए। तो उसने कहा कि यार मेरी नेम प्लेट ले लोगे तो मैं भिक्षा, मुझे जब इंसान ही दिखाई नहीं देता तो मांगूंगा मैं कैसे। तो उसने कहा कि नेम प्लेट मुझे दो और मैं इस नेम प्लेट को आपको वापस कर दूंगा। तो उसने कहा कि इसमें कुछ जो लिखा है इसे खराब तो नहीं करोगे। बोला जो लिखे हो वही लिखूंगा। और वो नेम प्लेट लेता है और उस नेम प्लेट के ऊपर भावार्थ वही रहता है, लेकिन उसने एक बहुत अच्छा शब्द लिखा कि आप इस सुंदर प्रकृति को देख सकते हैं, लेकिन मैं उस सुंदर प्रकृति को देखने में असमर्थ हूँ। बस इतना नेम प्लेट लिख के और उस बाबा को वापस दे के और इंसान वो चला जाता है। अब बाबा को सुबह से शाम तक इतना पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है, उस अंधे इंसान को इतना पैसा मिलता है कि उसकी इनकम हजारों गुना बढ़ जाती है रेगुलर। अब एक दिन उस इंसान वहाँ पे आता है और उसके पाँव के चलने की आहट सुन के अंधा बोलता है कि आपने इसमें क्या लिखा था। तो उसने बताया कि मैंने तो आपसे बताया ना कि शब्द वही है, भावार्थ वही है, लेकिन मैंने इसमें लिखा था कि आप इस सुंदर प्रकृति को देख सकते हैं, मगर इस सुंदर प्रकृति को देखने में मैं असमर्थ हूँ। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि अगर मैं किसी चीज़ को एक अच्छी शब्दावली में, एक अच्छे लय में आप तक पहुँचाऊँगा तो निश्चित रूप से वो चीज़ें आपके लाइफ में बहुत लंबे समय तक टिकी रहेंगी। तो आज के सेशन की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको बताया था पहले वीडियो में कि विद्युत धारा एक आवेश प्रवाह के बहने की दर है। यानी अगर आवेश के प्रवाह की दर बढ़ा दोगे किसी चालक में तो विद्युत धारा बढ़ जाएगी, और किसी चालक में आवेश के प्रवाह को घटा दोगे तो विद्युत धारा घट जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक करंट विल बी ऑलवेज डिपेंड अपॉन फ्लो ऑफ द चार्ज। यानी चार्ज का जो फ्लो है वही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। और फिर मैंने बताया था कि विद्युत धारा का एमकेएस पद्धति में मात्रक एम्पियर होता है और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट एम्पियर होता है। एक स्टेट एम्पियर का मान भी मैंने बताया था 1/3 × 10⁹ एम्पियर होता है। और मैंने बताया था कि इसके दो अन्य मात्रक भी हैं, वायर और एबी एम्पियर, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सिस्टम लेस यूनिट। अब हम अगला पॉइंट जो देखने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति को, मेरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति को यदि 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक मारा जाए तो क्या होगा, इस चीज को हम लोग देखने चल रहे हैं। आप जनरली जानते हैं, कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे Q = N × E। इसका ये मतलब है कि किसी भी चीज में आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाओगे तो आवेश बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम करोगे तो आवेश कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, आवेश होता है। और अगर हम इसे अच्छे तरीके से समझें तो आप जानते हैं क्यू का मान कितना होता है। क्यू बराबर एक फार्मूला और भी जानते होंगे,
आई इंटू टी। और अगर हम यहाँ इसे लिख दें कि Q बराबर आई इंटू टी इज इक्वल टू एन इंटू ई, और यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो आई इंटू टी अपान हो जाएगा ई। और आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। अब अगर वही आवेश मैं यहाँ पुट कर दूँ तो आई का मान 1 लिए हैं और टी का मान 1 लिए हैं, और यहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये दशमलव काटेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10/16 और ऊपर जाएगा 10 घाते प्लस 19, और इसको एक दे देंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे 10 की घात 18/16। 16 छक्का 96, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, यानी n बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब अगर ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और ये 100 से 2 0 और कट जाएगा, यहाँ 16, तो n बराबर हो जाएगा 625 गुणे 10 की घात 16। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि किसी इंसान को अगर 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक टच करवा दोगे तो उसके बॉडी में 625 गुणे 10 घाते 16 इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। यही लिए होता है कि जब मुझे करंट का झटका लगता है तो मेरा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे, कॉपी कर सकते हैं इसको। पहला क्वेश्चन था, एक व्यक्ति को 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक मारा जाए तो क्या होगा। Q बराबर n इंटू ई, Q का मान I इंटू टी होता है, इसके स्थान पे पुट कर दिया। I इंटू टी बराबर एन ई का मान 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। n बराबर यहाँ से निकालेंगे तो I इंटू टी पानी, I का मान 1, टी का मान 1, E के स्थान पे 1.6 इंटू 10⁻19, ये दशमलव काटने पर 0 बढ़ जाएगा। इससे ये शिक्षा मिलती है कि किसी इंसान को 1 एम्पियर की करंट अगर 1 सेकंड तक हम टच करवाएंगे तो उसकी बॉडी में 625 गुणे 10 घाते 16 इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएंगे, यानी प्रवेश कर जाएंगे। अब अगला पॉइंट क्या है। अब सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है। देखिए, पहले क्लियर जान लीजिए कि विद्युत धारा अदिश राशि है। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, फिर भी अदिश राशि है। तो हाँ, देखिए, सबसे पहले आप लोग जनरली पढ़े होंगे हाई स्कूल तक कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वही राशियाँ सदिश होती हैं, और जिसमें परिमाण और दिशा नहीं होती वही राशियाँ अदिश होती हैं। लेकिन आज देखने के बाद आपको बहुत अजीब लगेगा कि विद्युत धारा एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। ये दोनों चीज़ें होने के बावजूद भी विद्युत धारा अदिश राशि है। ऐसा क्या? तो देखिए, 12th क्लास में हम लोग ऐसा स्टडी करते हैं कि जिन राशियों में परिमाण और दिशा दोनों है और वे सदिश के योग के नियम का पालन या सदिश के बीजगणितीय नियम का पालन करती हैं, तो ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। लेकिन जो राशियां सदिश के बीजगणितीय योग का नियम नहीं फॉलो करती, वे राशियां सभी अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये एक भैंसा है और ये 3 न्यूटन के बल से एक विरामावस्था में खड़े इंसान को टक्कर मारता है, और इधर से 4 न्यूटन का एक बल लगाने वाला दूसरा भैंसा है और इसी इंसान को टक्कर मारता है। तो इस इंसान पर कितना बल लगेगा? तो आप कहेंगे 4 3 7 न्यूटन, और ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि बल एक सदिश राशि और सदिश राशियां बीजगणितीय क्रम योग के बीजगणितीय नियम का पालन करती हैं। कैसे? तो आप कहेंगे इस पे कितना बल लगेगा? तो आप कहेंगे 7 न्यूटन, जो कि हो जाएगा गलत। तो बल कितना लगेगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि परिणामी बल निकालने के लिए बीजगणितीय सदिश का जो नियम है, हम कहेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ करेंगे 4 का स्क्वायर, और प्लस फार्मूला जो होता है वो होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। अब आप जानते हैं ये जो बल लग रहा है वो कितने डिग्री पे लग रहा है? 90 डिग्री पे लग रहा है। तो आप कहेंगे 2a का मान 3 और b का मान 4 और cos थीटा, थीटा का मान यहाँ 90 अंश और cos 90 अंश का मान 0। 4 चौक 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ पे बल कितना लगेगा?
5 न्यूटन का लगेगा, ना कि 7 न्यूटन का। क्यों? क्योंकि बल एक सदिश राशि और सदिश राशियां बीजगणितीय क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। अब चलते हैं आगे। अब ऐसे अगर विद्युत धारा को देखें तो हमने कहा यहाँ पे एक अमीटर लगा लीजिए, इस पे मैंने विद्युत धारा को मेजर किया, 3 एम्पियर थी। इसको हम आगे ले जाके एक सर्किट से जोड़ दिए और यहाँ से एक 4 एम्पियर की करंट आगे जा रही थी। जब यहाँ जोड़े तो यहाँ पे 7 एम्पियर आएगा, ना कि 5 एम्पियर आएगा। इसीलिए विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि, क्योंकि यह बीजगणितीय सदिश के नियम का पालन नहीं करती। अब ये हो गया विद्युत धारा की सदिश राशि का अदिश राशि, तो क्लियर हो गया विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अब चलते हैं विद्युत धारा के प्रकार पर। तो विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, पहला प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा दृष्टि धारा। प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा के बारे में जानने से पहले प्रत्यावर्ती धारा की खोज निकोलो टेस्ला ने किया था, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में अल्टरनेटिंग करंट या शॉर्ट फॉर्म में एसी करंट बोलते हैं। और दूसरी धारा है दृष्टि धारा, जिसे मैं बोलता हूं डायरेक्ट करंट, जिसकी खोज एडिसन ने किया था। और प्रत्यावर्ती धारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो दोनों को मैं एक छोटे से डिफरेंस के माध्यम से समझता हूं। एक तरफ आप लोग लगाइएगा एसी करंट और दूसरी तरफ लगाइएगा डीसी करंट। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और इसे बोलते हैं दृष्टि धारा। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा की खोज निकोला टेस्ला ने किया था। प्रत्यावर्ती धारा की खोज निकोलो टेस्ला ने किया था। और इसमें दृष्टि धारा की खोज एडिसन ने किया था। एडिसन ने किया था। 2 अंतर हो गए। अब दूसरा पॉइंट इसमें एक चीज ये लिखना है कि जो एसी करंट होती है वो समय के साथ परिवर्तित होती है। आप 100 वाट का बल्ब पीला वाला देखते होंगे, वो 1 सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है, क्योंकि ये करंट एक बराबर नहीं होती। तो सबसे पहले एसी करंट जो है वो समय के साथ परिवर्तित होती है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। लेकिन डीसी करंट समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा बनता है। यानी इसमें तीसरा अंतर है कि यह समय के साथ बदलती है, समय के साथ बदलती है। और इसमें क्या है कि यह समय के साथ बदलती नहीं है, यह समय के साथ बदलती नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे होता है। 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर यह है कि विद्युत धारा में जो प्रत्यावर्ती धारा है यानी एसी करंट है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होती। तो इसमें चौथा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ये पावरलेस करंट होती है, यानी ज़्यादा पावर इसमें नहीं होती। और ये जो करंट होती है पावरफुल होती है, पावरफुल होती है। इसका क्या मतलब है कि किसी इंसान को अगर 220 वोल्ट का एसी करंट मार दिया जाए और 220 वोल्ट का डीसी करंट मार दिया जाए तो एसी करंट में बचने की संभावना है, लेकिन डीसी करंट में बचने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह पावरफुल करंट होती है। अब मेरा प्रश्न है कि आप सब बताइए कि ट्रेन एसी करंट से चलती है डीसी करंट से? तो आप कोई लोग उत्तर बताएंगे कि यार एसी करंट से चलती है, कोई बताएगा डीसी करंट से चलती है। तो मेरे यही प्रश्न में कितनी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो एसी करंट, आप एक चीज़ और जान लीजिए, एसी करंट ज़्यादा दूर तक जाती है, ज़्यादा दूर तक जा सकती है। एसी करंट ज़्यादा दूर तक जा सकती है, लेकिन डीसी करंट ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। एसी करंट ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। अब एक चीज़ और आपके दिमाग में आना चाहिए कि एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए, एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए
बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। रेक्टिफायर का हिंदी में इसे बोलते हैं दृष्टिकारी। और डीसी करंट को एसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का यूज किया जाता है। इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। अब आपके दिमाग में और चीज़ आना चाहिए कि ट्रेन एसी करंट चलती है कि डीसी करंट चलती है। तो सबसे पहले एक चीज़ अभी मैंने बताया कि एसी करंट को ज़्यादा दूर तक आप ले जा सकते हैं। तो यार आपके दिमाग में आना चाहिए कि ट्रेन का एक तार कितनी दूर से कितनी दूर तक जाता है। तो निश्चित रूप से डीसी करंट को इतनी दूर तक ले नहीं जा सकते आप। तो ट्रेन के ऊपर वाले तार में एसी करंट होता है और उस तार को हम रेक्टिफायर के माध्यम से उस तार में आने वाली एसी करंट को हम डीसी करंट में कन्वर्ट करके मोटर को देते हैं। और ट्रेन की जो मोटर होती है वो किससे चलती है? डीसी करंट चलती है। और डीसी करंट क्या है? एक बराबर करंट देती है। ये चीज और लिख लीजिएगा, यह एक बराबर धारा देती है, जिसके ग्राफ के माध्यम से आपको पता है। अब डीसी करंट में एक चीज और याद रखिएगा कि डीसी करंट को किसी जगह पे स्टोर किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। यानी 8वां पॉइंट, डीसी करंट को स्टोर किया जा सकता है, यानी इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन एसी करंट को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। एसी करंट को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, पहली चीज। अब जो बैटरी होती हैं, जो भी संसार की जितनी बैटरी होती हैं, वो सब डीसी करंट से चार्ज होती हैं, क्योंकि डीसी करंट ही स्टोर किया जा सकता है और बैटरी में तो करंट को स्टोर किया जाता है ना। तो डीसी करंट से ही सभी बैटरी चार्ज होती हैं। डीसी करंट से सभी बैटरियां क्या होती हैं? चार्ज होती हैं। और एसी करंट को हम रेक्टिफायर के माध्यम से डीसी में बदल के बैटरी को देते हैं। आप देखते होंगे जो मोबाइल का चार्जर है उसके पीछे का जो हिस्सा होता है उसे अडाप्टर या रेक्टिफायर बोला जाता है। वही एसी करंट को डीसी में बदल के बैटरी को देता है। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि एसी करंट में प्लस माइनस नहीं होता और डीसी करंट में प्लस और माइनस होता है। नहीं, आप देखिए आपके घर का जो फैन होगा, लाइट से चलता होगा, उसको चाहे ऐसे लगाइए स्विच, चाहे ऐसे लगाइए, दोनों स्थिति में चलेगा, क्योंकि एसी करंट में प्लस माइनस नहीं होता, लेकिन डीसी करंट में प्लस माइनस होता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।